बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे पिताजी का। स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और उन्होंने खोदा। हाँ, यहाँ लगभग मेरा 34 साल होने जा रहा है। देखो, एक शिक्षाविद होने के चलते मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ 12वीं की स्थिति को लेकर। इंटर में लड़के पहले यहाँ इतना आते थे, 400-500 लड़के थे। इंटर में पॉलिटिकल साइंस में 200-250 लड़के हुआ करते थे। आज 10 लड़का भी क्लास करने नहीं आता है। एडमिशन तो है। कॉलेज के शिक्षक प्राइवेट अथी खोल दे, कोचिंग संस्थान खोल दे। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी सजा देनी निर्धारित करनी चाहिए। यानी स्कूल में क्लास 8 की लड़की के साथ शिक्षकों ने इस ढंग का व्यवहार किया। मछागर में आग लगा था। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोमेंटम एजुकेशन सेंटर कुसौती एंड हथुआ, जहां आपको हथुआ की फीस में वेल ट्रेन्ड टीचर से पढ़ाई करने का एक मौका मिल सकता है। ज्वाइन करने के लिए आज ही संपर्क करें मोमेंटम एजुकेशन सेंटर हथुआ, को पावर्ड बाय हंगर फूड काउंटर, गोपाल मंदिर रोड, हथुआ बस स्टैंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और साथ में मेरे अरमान और हमारे साथ है जेपी यूनिवर्सिटी के राजनीतिक शास्त्र के गोपेश्वर कॉलेज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीपी सिंह। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। इस शो में सर से हम बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति आई है, इस बारे में बात करेंगे कि ये किस हद तक सही रही है और जो ज़मीनी स्तर पे इसकी क्या सच्चाई होगी। और साथ ही साथ बात करेंगे कि सर से कि आर्ट्स की फील्ड में क्यों इतने जो है बच्चे नहीं जाते हैं। वो डरते हैं बच्चे जाने से कि आर्ट्स में कैरियर नहीं है। उनको लगता है कि आर्ट्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो जिनके मार्क्स बोर्ड्स एग्जाम में कम आए हैं। तो सर से इसी टॉपिक पे बात करेंगे और सर के कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये शो हमारा। सर, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सर आपका घर कहाँ हुआ? घर मेरा देखिए वैशाली जिला में हाजीपुर से 20 किलोमीटर पूर्व महनार रोड में स्थित है। चिचड़ एक गाँव है, बहुत ऐतिहासिक गाँव है। वहाँ पर जब सरकार ने खुदाई कराई है तो उनको अभी गोल्ड अभी माने स्टोन एज से लेकर मौर्य पीरियड तक सारे सामान मिले हैं। ऐसा इतिहास की दृष्टि से ऐसा कोई स्थल बिहार में नहीं है इतना प्राचीन कि सभ्यताएं का पुराना अवशेष मिला है और मौर्य पीरियड तक क्रमबद्ध रूप से सारे इतिहास वहाँ पर मिले हैं। सर, बिहार का इतिहास ही काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है शुरू से। और वहाँ पर सरकार ने स्पोर्ट म्यूजियम भी बनाया है। स्पोर्ट म्यूजियम, उसमें पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पिताजी का स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और उन्होंने खुदाई। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हाँ, स्वतंत्रता अभी पिछले साल 24 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई है। और उनके जीवन काल का सपना था कि चेचर में स्टॉप म्यूजियम बन जाए, स्थल म्यूजियम बन गया। सरकार ने नीति जी ने उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया और अस्थायी रूप से सरकारी हो गया भवन। सर, हमने जब से होश संभाला है तब से आपको यहीं पे देखा है। हाँ, यहाँ लगभग मेरा 34 साल होने जा रहा है। तो सर 34 सालों से लगातार इसी कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, जेपी यूनिवर्सिटी में। इसके पहले मैं सीतामढ़ी में था, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ यहाँ। तो 34 साल से हम यहीं पर हैं। सीतामढ़ी में सर किस कॉलेज में? राम सेवक सिंह महिला कॉलेज में थे। तो वहाँ भी सर राजनीतिक? हाँ, वहाँ 1 साल तो थे हम। हमको मन नहीं लग रहा था, किसी कारण से वहाँ ट्रांसफ़र हमको हो गया। ललिता सिंह VC आई, ललिता सिंह VC ने हमको यहाँ ट्रांसफ़र कर दे, हम यहाँ चले आए। चलिए सर, सबसे पहले बहुत से आप यहीं पे सेवा दे, तब समय यहीं पर सेवा दे रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इस कॉलेज को बहुत कुछ दिया। और जी सर, बिल्कुल। तो सर सबसे माने तुम लोग का उम्र अभी 34 साल का है भी नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपकी उम्र के पहले से हम यहाँ पर योगदान, हम तीसरी पीढ़ी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जी सर, इसलिए ना पूछे आपका घर कहाँ हुआ, क्योंकि जब से हम लोग होश संभाले तब से आप यहीं पे देखे हैं। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि 12वीं में पूरा बिहार में सर क्या स्थिति है 12वीं के छात्रों का? देखो, एक शिक्षाविद होने के चलते मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ 12वीं की स्थिति को लेकर। इंटर काउंसिल जब से बना, अब 12वीं क्लास को अलग किया गया कॉलेज से। यहाँ से तो संयुक्त रूप है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से उसको अलग किया गया 12वीं को। कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है इंटर की। और उत्क्रमित सरकार ने उत्क्रमित विद्यालय बनाया, 12वीं क्लास दी। लेकिन बहुत से कम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 12वीं क्लास की रेगुलर पढ़ाई होती है। सर, वहाँ सिर्फ एडमिशन और परीक्षा। जहाँ तक जेपी यूनिवर्सिटी की बात है तो जेपी यूनिवर्सिटी में यही स्थिति है। कहीं भी 12वीं क्लास का लड़का की स्थिति न घर के न घाट की हो गई है। आज तक इंटर काउंसिल का जो चेयरमैन है, उनका कभी स्टेटमेंट नहीं हम सुने। सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सुनते हैं कि परीक्षा लेना है, रिजल्ट देना है। तीसरा चीज़ पर उनका स्टेटमेंट कभी नहीं आज सुने हम कि इंटर में वास्तव में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, साइंस में प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइंस की प्रैक्टिकल की स्थिति तो यह है कि कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है। और बिना प्रैक्टिकल का साइंस का पढ़ाई क्या होगी? बिना प्रैक्टिकल की साइंस की पढ़ाई तो जस्ट लाइक हिस्ट्री हो गया।
सही बात। जब लड़के पर तो ऐसे ही कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आप आता है। देखिएगा कि एग्जाम देने आता बस है। एग्जाम देने आता है। इंटर में लड़के पहले यहाँ इतना आते थे, 400-500 लड़के थे। इंटर में पॉलिटिकल साइंस में 200-250 लड़के हुआ करते थे। आज 10 लड़का भी क्लास करने नहीं आता है। एडमिशन तो है लेकिन क्लास करने के लिए कोई ऊपर से प्रेशर नहीं है। हाँ। सरकार के ऊपर से कोई कभी चिट्ठी नहीं जारी किया कि देखा नहीं कि वास्तव में इंटर में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। कॉलेज के शिक्षक कहते हैं कि हम इंटर के प्रति उत्तरदायी नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम BA क्लास लेंगे। वाइस चांसलर नहीं पूछता है कि आप इंटर पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आपके यहाँ इंटर की पढ़ाई है तो आपको क्लास लेना पड़ेगा। ऐसी कोई बाध्यता हमने अभी तक नहीं देखी 10-15 सालों से। इसलिए इंटर के लड़के यूनिवर्सिटी के कोई कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी आयोजित करती है, उसमें इंटर के लड़के का प्रवेश नहीं है। वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करती है, उसमें इंटर के लड़के का कार्यक्रम नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंटर के लड़के भाग नहीं ले सकते हैं। कॉलेज में होता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी स्तर पर ये सब कार्यक्रम होता है तो इंटर के लड़के को वंचित कर दिया जाता है। जब आप इंटर को पढ़ा रहे हो, JP यूनिवर्सिटी में साथ है तो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहने भाग लेगा। यूनिवर्सिटी इसको अपना स्टूडेंट नहीं मानती है। इंटर के लड़के को यूनिवर्सिटी अपना स्टूडेंट ही। एक अलग इंटर काउंसिल हो गया है। यहाँ अलग इंटर काउंसिल हुआ, बिहार में इंटर काउंसिल अभी अलग हुआ जरूर, लेकिन व्यवहारिक रूप से कॉलेज से अलग नहीं हुआ। सर यही जो उम्र होती है बच्चों में, एक्साइटमेंट होती है पढ़ने की, ये क्रेज होता है। अगर ये 2 साल बच्चे किसी तरह पढ़ लेते हैं तो उनके फ्यूचर में और ब्राइट हो सकता है। देखो में ही इनको अलग मान लिया जाता है। एक उदाहरण दे, जब हम पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी थे तो उस ज़माने में आचार्य को वाइस चांसलर थे महेंद्र बाबू वाइस चांसलर थे। तो सबसे अच्छे टीचर को, हर विभाग के अच्छे टीचर को इंटर में भेजते थे पढ़ाने के लिए। और हम लोग से पूछा करते थे जब कभी भेंट होते थे कि इंटर में पढ़ाई हो रही है ना ठीक से, कोई शिक्षक है जो पढ़ाई नहीं करता है। वो कहते थे कि इंटर बुनियाद है, हायर एजुकेशन का पिलर है, या अगर कमज़ोर हो जाएगा तो इस पर उच्च शिक्षा का भविष्य ढह जाएगी। इंटर क्लास को कहते थे कि उच्च शिक्षा का पिलर है। सर एक हम लोग के टीचर हैं वो बोलते हैं इंटर इज लिंटर। हाँ, वो बोल रहे अभी तो शिक्षक हैं। मान इंटर का महत्व नहीं समझ रहे हैं। इंटर सरकार अभी नई शिक्षा नीति ला रही है, जब तक इंटर पर ध्यान नहीं देगी, इंटर की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी, तब तक सरकार की उस शिक्षा नीति असफल रह जाएगी। सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति है बिहार में। ये तो हम कहते हैं कि इंटर का कॉलेज का लड़का का कहीं उसकी कोई पढ़ाई नहीं है। लड़के सब सारे लोग लड़के कोचिंग पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले लेते हैं, चले जाते हैं कोचिंग में पढ़ने के लिए। और इसके लिए सरकार दोषी है, इंटर काउंसिल दोषी है। कभी पढ़ाई संबंधी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया वहाँ का चेयरमैन। हाँ, परीक्षा ले रहे हैं ठीक समय पर, रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन पढ़ाई हो इस पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं। हम नहीं सुने पेपर में अभी तक कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी किया हो, पढ़ाई के लिए शिक्षकों को बाध्य किया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटर कॉलेज तो कॉलेज के लिए कामधेनु गाय की तरह है। उसके फंड में पैसा जमा होता है, वो फंड अलग होता है, कॉलेज से अलग होता है, और प्रिंसिपल उसको मनमानी रूप से खर्च करता है इंटर काउंसिल के फंड से पैसा लेकर। सर एक बात कामधेनु गाय की तरह हो गई इंटर। एक बात यहाँ और निकल के आ रही है कि बहुत से ऐसे स्कूल के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर हो गए या फिर स्कूल के टीचर हो गए, वो कॉलेज में या फिर स्कूल में ना पढ़ा करके प्राइवेट कई जगह पे क्लासेस चल रही है। सर इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है। कॉलेज के शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन खोल दे, कोचिंग संस्थान खोल दे। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी सजा देनी निर्धारित करनी चाहिए, और यह सरकार की ढिलाई का कारण है। कॉलेज में हम नहीं पढ़ाएंगे, ट्यूशन में पढ़ाएंगे। सही बात है सर। बच्चे जब कोचिंग में आ सकते हैं पैसा दे करके, तो स्कूल में क्यों नहीं आ सकते आप उस तरह हम से? अपना 34 साल का अनुभव बताते हैं। 34 साल में आज तक किसी वाइस चांसलर को हम नहीं सुने कि कॉलेज में आकर सरप्राइज विजिट किया हो, हथुआ कॉलेज में आकर सरप्राइज विजिट किया हो कि शिक्षक क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं। और शिक्षक अगर क्लास नहीं लेते हैं तो उनको दंडित क्यों नहीं किया जाता है, उनकी तनख्वाह क्यों नहीं रोकी जाती है, उनको एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं पूछा जाता। आज तक 34 साल में कभी किसी वाइस चांसलर को हथुआ कॉलेज में कम से कम हम सरप्राइज विजिट करते हुए नहीं देखा है कि हथुआ कॉलेज में पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही। हथुआ कॉलेज में शिक्षक अपना क्लास लेते हैं, ये बात है। पढ़ाई का माहौल हथुआ कॉलेज में शुरू से रहा है, शिक्षक अपने दायित्व को समझते हैं, लेकिन उनको विजिट करना तो चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तव में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई कमेटी बनाना चाहिए। कमेटी बनाई है कई बार, लेकिन वह विश्वविद्यालय के कागजों पर रही है या छपरा तक सीमित रही है। देहात के कॉलेज में कभी कोई सरप्राइज विजिट नहीं करता है, कोई देखता नहीं है कि क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रिंसिपल तक नहीं देखते हैं। सर वही कारण रही है कि जो परीक्षाएं लंबित होती जा रही हैं, और अभी एक और बहाना मिल गया कि कोरोना को लेकर नई एग्जाम हो सकता है। देखिए, कोरोना के लेकर भी एग्जाम हो सकता था। सरकार अगर दूर सोचती और इच्छा शक्ति रहती तो परीक्षा ले जा सकती थी। आप होम सेंटर कर दीजिए,
सारे परीक्षा को होम सेंटर किया जा सकता था। होम सेंटर करने से दूरी मेंटेन होती। होम सेंटर करा के होम वहाँ का टीचर से कॉपी जांच करा लीजिए, रिजल्ट समय पर नहीं आ जाता। ये सारे शिक्षा नीति में आप जो सेंट्रलाइज करते हैं कि छपरा में सब परीक्षा होगी, छपरे 2 पद्धति गलत है इनका। कॉपी परीक्षा का 2 सिस्टम बदलना चाहिए। होम सेंटर भी दीजिए और नहीं तो हर जिला में 2-3 सेंटर बनाइए, वहाँ पर कॉपी जाँच वहीं पर हो जाए और रिजल्ट जल्दी प्रकाशित कर दीजिए। सर आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा गांव पर से हुई है। मैट्रिक हम गांव से पास किए और उसके बाद इंटर से लेकर एमए तक, बीएड तक हम पटना यूनिवर्सिटी से। गांव तो बहुत इतिहास समेटे हुए अपने आप में। हाँ, बहुत इतिहास समेटे हुए है और भारत का सबसे प्राचीन स्थल भारत सरकार ने उसको घोषित किया। इंदिरा गांधी ने उसको खुदाई करवाई थी। सर के प्रयासों का, सर के ही फैमिली के प्रयास रहा जिससे कि इनके गाँव में एक म्यूजियम तक स्थापित हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लोग पिताजी दिए हैं और 3 कट्ठा में जमीन देकर म्यूजियम बनवाए हुए हैं। 2 संस्था हमारे दरवाजे पर चल रही है, म्यूजियम और बड़ा पोस्ट ऑफिस। सर एक बात और कि हमें ये जानना है कि जब ये नई शिक्षा नीति आ रही है तो इससे सर बिहार बोर्ड की जो बोर्ड है वो उसको खत्म हो जाएगा? बिहार बोर्ड तो खत्म होगा, क्या होगा नहीं होगा। देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो है हमारे संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में है। इस पर राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अधिकार का प्रयोग की है। जी सर। अब उसमें है कि राज्य सरकार के बनाए गए कानून में और केंद्र के बनाए गए कानून में मतभेद हो जाएगा तो संविधान यह कहता है कि केंद्र के कानून प्रभावकारी माने जाएंगे। तो अभी तो शिक्षा नीति बनी है, लागू होगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या किस दृष्टि से उसको लागू करती है, कहाँ तक लागू करती है, तो यह देखना पड़ेगा बाद में। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट उसे कहाँ तक एग्री होती है। आपको मालूम है कि भारत के बहुत से राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में टकराव होगा। तो अभी शिक्षा नीति के बारे में कंप्लीट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक वह पूरी आती नहीं है। स्टेट का राय जहाँ जाहिर नहीं होता है कि स्टेट सरकार क्या करने जा रही है इसमें। तो जैसे 10+2+3 पहले, इसके पहले था शिक्षा नीति। 10+2+3 थी ना, बिहार ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। बिहार ने कहा कि सबसे बाद में बिहार में लागू हुआ शिक्षा नीति, सबसे बाद में बिहार में लागू हुआ। काफ़ी उज्जत करने के बाद बिहार सरकार तैयार हुई। तो 10+2+3 इसके पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें बिहार में बहुत बाद में लागू हुआ। अभी तो ठीक है कि बिहार में सरकार जो है केंद्र की सरकार के साथ है, लेकिन अब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, देखिए कि बिहार में किस पार्टी की सरकार बनती है, उसकी वर्तमान शिक्षा नीति के प्रति में क्या रुख होता है। यह देखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ तक सहमत होती है केंद्र सरकार की नीति से, तो वह बाद में। सर हमको एक बात और बताइए कि जो नई शिक्षा नीति सरकार की आई है सर, ये थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए, अगर समझा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को जो ये देख रहे हैं, युवा पीढ़ी को जिनको ये अब धीरे धीरे वो इस शिक्षा नीति के सदस्य बने। शिक्षा अभी युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जी। सबसे बड़ी समस्या आप समझते हैं भारत में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या को सरकार उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। तरह तरह की बातों में सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है, लेकिन बेरोजगारी की संख्या जो जिस अनुपात में बढ़ रहा है आगे चलकर देश के लिए घातक हो सकता है। और शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिसमें सारी प्रकार की समस्याओं का समाधान आप शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, राजनीतिक प्रॉब्लम हो, बेरोजगारी की समस्या हो, उसको शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी हो अगर है तो नहीं हो सकता है। इसलिए से यह जो वर्तमान शिक्षा नीति है टेक्निकल शिक्षा पर तो जोर दे रही है। आशा करनी चाहिए कि जो सरकार टेक्निकल शिक्षा नीति ला रही है उससे आगे चलकर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है, राज्य सरकार किस स्तर से इसको लेती है। अभी तो सरकार ने नीति की घोषणा की है, इम्प्लीमेंट जब हो जाए तब ना। बहुत सारी नीति होती है कि घोषणा मात्र तब पन्ने तक सीमित कर रहता है। ये नई शिक्षा नीति में टेक्निकल शिक्षा पर जो जोर दिया गया है उससे अगर उस ईमानदारी पूर्वक उसको लागू कर दे सरकार एकदम ईमानदारी पूर्वक, तो रोजगार का अवसर ज़्यादा पैदा हो सकता है, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अभी जो सरकार कहती है कि हम इतने दिनों के बाद शिक्षा नीति लाए हैं, तो सरकार को समझनी चाहिए कि बार बार शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं होता है। शिक्षा नीति 30 वर्ष के बाद ही लानी चाहिए। एक बार ठोस सोच समझकर शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा नीति एक ऐसी नीति है जिसका आउटपुट आने में समय लगता है, जिसको आउटपुट आने में समय लगता है। आज जो तुम नीति लागू करोगे उसका आउटपुट 10 साल में होगा। सही बात। 10 साल के बाद दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज शिक्षा नीति लागू हो गया कल से हमको आउटपुट दिखाई देने लगा, कल से हमको रोजगार मिलने लगा। इसका आउटपुट आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि अब नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे, नए पाठ्यक्रम से लड़के पढ़ेंगे, उनको डिग्री मिलेगी। इस समय टाइम टेकिंग है। तो शिक्षा नीति अगर हर बार बदली जाए, हर 10 साल पर बदली जाए, तो वह नीति नहीं रह जाएगी।
शिक्षा नीति में परिवर्तन एक लंबी अवधि के बाद ही होता है, और चूंकि इसमें आउटपुट आने में समय लगता है। इसमें चीज आउटपुट को बार बार परिवर्तन करने पे, उसमें संशोधन करने पे उसका वैल्यू कम हो जाता है। आप देखिए बिहार में चाहे उत्तर सरकार ने कई बार बीच में भी परिवर्तन करते रहती है, कभी अंग्रेजी हटाओ, कभी अंग्रेजी रखो, नीचे के स्तर में कभी अंग्रेजी हटाओ, कभी अंग्रेजी रखो, कभी यह करो वह करो, ऐसा बार बार जब करते हैं उससे शिक्षा नीति गलत दिशा में चली जाती है। आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जब आप सोच समझकर नीति बनाए हैं तो इसको व्यवहारिक रूप दीजिए ना। हमने कई बार देखा कि बिहार बोर्ड कभी हर साल नियम चेंज करती है, हर साल नियम चेंज करती है। अपने जो भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करती है। हाँ, कभी इस पैटर्न में परीक्षा होगा, कभी इस पैटर्न में परीक्षा। इतना तेज़ी से बदलिएगा तो लड़के दिग्भ्रमित हो जाएंगे। ये गलत बात है कि आप बार बार परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते रहते हैं। एक बार सोच समझकर संशोधन कीजिए, उसको कुछ दिन तक चलने दीजिए। सर अभी हाल ही 3-4 सालों में देखिए तो कितना परिवर्तन हो। यह इस ढंग की बार बार परिवर्तन करने का मैं विरोधी हूँ। सर एक्चुअली होता क्या, बच्चे मान लीजिए कोई एक पैटर्न पे वो चल रहे हैं, उसी पे तैयारी कर रहे हैं, और अंत में मालूम चला कि मेरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया, तो वहाँ बच्चे की मानसिकता थोड़ी सी अलग उलट हो जाती है। वो तैयारी क्या किस ढंग से परीक्षा ले रहे हैं, किस ढंग से तैयारी विद्यार्थी किया किस ढंग से। आप जो पैटर्न चेंज करते हैं, शिक्षक को तो पहले ट्रेन कीजिए। बहुत से पैटर्न चेंज करते हैं, शिक्षक को जानकारी नहीं होती है, शिक्षक सक्षम नहीं है। जब भी पैटर्न चेंज हो तो ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पहली ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक को, कि शिक्षक उस पैटर्न को समझे। जब शिक्षक समझेगा तब ना विद्यार्थी को समझाएगा। शिक्षक समझ नहीं करता है, नए पैटर्न के अनुसार उसको शिक्षक को तैयारी करने की ज़रूरत है, चाहे कॉलेज हो या हाई स्कूल हो। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर क्या है पता है, यहाँ पे जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज में किसी स्कूल से बात करता है, इसके स्कूल के जो भी टीचर उनसे बात करने की कोशिश करता है, या फिर किसी कॉलेज के प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करता है, कोई ठीक से बात ही नहीं करता उन बच्चों से। सर इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये सब शिक्षक की ट्रेनिंग की कमी है। जितना निजी स्कूल है उसमें अधिकांश निजी स्कूल में अनट्रेंड शिक्षक हैं। हमको दुख के साथ कहना पड़ता है जब हम पढ़ते हैं पेपर में कि फलाने स्कूल में क्लास 8 की लड़की के साथ शिक्षकों ने इस तरह का व्यवहार किया। इन दिनों प्रायः घटना घटती है। बिल्कुल सर, पेपर में जब भी उठा के पूरा शिक्षक समाज शर्मिंदगी महसूस करता है। तो प्राइवेट स्कूल पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, तरह तरह का शोषण करते हैं। बच्चियों के साथ जो ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जाती है कि शिक्षक से आसान नहीं की जा सकती है। हम शिक्षक हैं तो गर्म शर्म के मारे शर्म झुक जाता है, ऐसा भी शिक्षक होता है कहीं। तो अपने हाल ही लोकल में भी ऐसा कुछ केस सुनने को मिला है अपने आसपास में ही। कैसे गार्जियन विश्वास करेगा, कैसे बच्चे बच्चियां पढ़ने जाएगी? सर यही कारण है कि शिक्षक और छात्र के और छात्राओं के बीच जो दूरी बढ़ रही है, और यही कारण है कि बच्चा शिक्षा सारे शिक्षण संस्थान, चाहे बच्चे का हो या बड़े का, वह विद्या मंदिर है। उसकी पवित्रता को बनाए रखना शिक्षक का पुनीत धर्म है। उसकी पवित्रता बनी रहेगी तब समाज में आपका वैल्यू रहेगा। पवित्रता को भंग करने वाले शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सारा स्कूल चला गया और सारे बच्चे का झुकाव प्राइवेट सेक्टर में। आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल शोषण करता है। बिल्कुल सर, आर्थिक शोषण है, सामाजिक शोषण है, नैतिक शोषण है। और बच्चों को हमको मालूम हुआ कि एक शिक्षक हमारे वो बढ़िया स्कूल है जिसमें हमारा बेटा पढ़ता है, उसने गांधी जी के बारे में अब शब्द बोला क्लास में आकर। शिक्षक हमारे पुत्र आए घर पर देखेंगे गांधी जी के बारे में अब शब्द बोलते हुए। हमें कौन तुमको सिखाया था? हमारे मास्टर साहब ऐसे कहते थे। और बताइए, शिक्षक हैं, बच्चों के सामने गांधी जी को अब शब्द कहते हैं, बच्चे वही शब्द बाहर यूज करते हैं। तो यह दुखद बात है कि शिक्षक अपनी जवाबदेही को नहीं समझ रहे हैं कि हमको क्या पढ़ाना चाहिए। गांधी के प्रति आप शब्द बोलिएगा तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, किसके प्रति क्या बोलना है? जब शिक्षक को ज्ञान नहीं है हमारे, तो वो शिक्षक कैसे लड़का नैतिक शिक्षा का प्रवेश अधिक कराएंगे, विकास करेंगे? सर एक्चुअली क्या है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। ऐसे कुछ होता है। गांधी जी को आदरणीय रहे हैं, पूजनीय रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता। तुम गांधी का विरोध करते हो तो काहे नोट पर गांधी का तस्वीर लगाए हुए? गांधी नहीं रहेगा तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगी। गांधी की बदौलत है जो हम सही से गांधी का तस्वीर हटा दो नोट पर से। गांधी को तुम अब शब्द कहोगे जो राष्ट्रपिता हैं। हमारा राष्ट्र धर्म कहता है कि राष्ट्रपिता को इज्जत करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। सर आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन रह चुके हैं और हैं भी अभी भी। आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है शुरू से? हमको देखो, शुरू में तो गांधी जी थे। अच्छा। बाद में हम जयप्रकाश बाबू से प्रभावित हुए। अच्छा। वो भी गांधी जी के थे, गांधीवादी थे। तो गांधी और जयप्रकाश हमारे सबसे प्रिय नेता रहे हैं। सुभाष बाबू भी रहे हैं। लेकिन गांधी, जयप्रकाश और सुभाष, इसको हम बहुत हाईली दृष्टि से देखते हैं। और ये लोग राष्ट्र की सेवा के लिए जो योगदान किया है, जो कर्तव्य दिया है, उसको किसी भी राष्ट्रवादी को भुलाना नहीं चाहिए। गांधी की आलोचना हो सकती है
गांधी की आलोचना सार्थक करना तो कीजिए, लेकिन गांधी को इग्नोर करके आप राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जयप्रकाश बाबू को इग्नोर करके राष्ट्रवाद की कल्पना आप नहीं कर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इग्नोर करके ये सारे लोग जो राष्ट्र के लिए काम किए, आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं और राष्ट्र के लिए पूजनीय होना चाहिए। सर एक बात और कि जब बात यहाँ पे हो रही है तो एक बात और सर, आप चूंकि आर्ट्स में ही राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो सर हमें बताइए कि आर्ट्स में सर क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे डरते हैं आर्ट्स में कि आर्ट्स में सोचते कैरियर नहीं है, तो उनको थोड़ा सा बताइए। आर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। शिक्षक हम तो कभी कोई क्लास में उसको बताते हैं हम, लेकिन हमें शिक्षक बताते हैं कि नहीं बताते हैं। आर्ट्स में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी नौजवानों के लिए दो ही उद्देश्य है, नौकरी प्राप्त करना। अगर कहा जाए कि एकमात्र उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। अब हम देखें कि हमारा आर्ट्स का विषय है वो नौकरी प्राप्त करने में आपके लिए कहाँ तक सहयोगी है ना। अब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। इस विषय को देखेंगे कि हमारे जीवन के लिए यह कहाँ तक उपयोगी है या नहीं है। तो राजनीति विज्ञान आपके जीवन के लिए उपयोगी है। पहले तो आपको राजनीतिक रूप से कॉन्शस करता है, राजनीतिक चेतना पैदा करती है, आपने अच्छी चेतना बनाती है, जो अच्छा एक सोच आपको डेवलप करते हैं आगे चलकर। अब राजनीति विज्ञान में कुछ विषय अभी आपके सबसे बढ़िया नौकरी भारत में कौन सा है? यूपीएससी है। हर लड़का का ख्वाहिश रहता है कि हम IAS बने, IPS बने। हर लड़का का ख्वाहिश नीचे का स्तर पर आता है, स्टेट लेवल पर, तो BDO बने, CO बने, DSP बने। ये सब है ख्वाहिश, अच्छे पद हैं, प्रशासनिक पद। तो इस पद की प्राप्ति के लिए यह विषय कहाँ तक उपयोगी है? तो इस विषय बहुत उपयोगी है। इस विषय में एक विषय पढ़ाई होती है पार्ट 3 में और MA में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोक प्रशासन कहते हैं। यह कमीशन का रीड है, यह कमीशन का रीड है। आप कमीशन कम्पीट करते हो, साइंस का लड़का भी कम्पीट करता है, आर्ट्स का लड़का भी कम्पीट करता है, लॉ ग्रेजुएट भी कम्प्लीट करता है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी कम्प्लीट करता है। तो IAS रिटर्न जब निकाल लेते हैं, आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से निकालें, हम अब ग्रेजुएट भी निकाल सकता है, मेडिकल ग्रेजुएट भी निकाल सकता है, इंजीनियरिंग के लड़के भी बैठ सकते हैं। तो जब आपकी फाइनल हो जाता है कि भाई रिटर्न निकल गया, वाइवा निकल गया, तो सरकार ऐसी नहीं है कि आपको फील्ड में भेजती है, आपको 1 साल ट्रेनिंग देती है। 1 साल का ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। वहाँ ट्रेनिंग में विषय कौन पढ़ाए जाते हैं? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना मस्ट है। जब तक वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वह बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता है। एक कलेक्टर को मालूम होना चाहिए कि कैसे विभाग में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। एक कलेक्टर का पद पर नियुक्ति होती है, कोई आपको नया विभाग बनाना है, कितने संगठन कैसे बनेगा, कितने स्टाफ चाहिए, स्टाफ के बीच कौन सी ड्यूटी चाहिए, स्टाफ पर नियंत्रण करने के कई लोग चाहिए, इससे क्या क्या जरूरत पड़ेगा, यह सब चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई होती है। जब देश आज़ाद हुआ था तो आपके देश से पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से 4-5 आदमी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वानों को बुलाए थे। FLB के नेतृत्व में लोग आए थे और यहाँ घूम कर सारा सचिवालय का संगठन में योगदान किया था। देश नई नई आज़ादी हुई थी, संगठन नए सिरे से खड़ा करना था, इसलिए हमको विदेश से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा था। और वो लोग बहुत दिन रहकर सारे जो सचिवालय आप देख रहे हैं वो उन्हीं का देन है। उन्होंने घूम कर सलाह दिया, परामर्श दिया और उसको संगठन को खड़ा किया गया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA आप कर सकते हैं, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है। बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, अपना यूनिवर्सिटी में दुर्भाग्य से अभी तक ये पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन ये जाकर AN कॉलेज में देखिए, वहाँ MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। दूसरा विषय है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आप सुने होंगे कि विदेश सेवा सबसे ग्लोरियस सेवा है, विदेश सेवा। बहुत लोग फॉरेन सर्विस विदेश सेवा। सर जो एम्बेसी होते हैं ना, जो अलग अलग देशों में, हाँ एम्बेसी के 2 तरह की बहाली होती है, एक राजनीतिक बहाली होती है, एक प्रशासनिक बहाली होती है। प्रशासनिक बहाली होगा वही UPSC के द्वारा। जो लड़का कम्पीट करेगा UPSC में, फॉरेन सेवा का अलग रहता है, अब भरना पड़ेगा हम स्पेशल में फॉरेन सेवा। अच्छा, तो फॉरेन सेवा आप कंप्लीट कर जाते हैं। बहुत से लड़कों की इच्छा होती है कि हम देखो कलेक्टर पर दबाव है, कलेक्टर पर बहुत दबाव है, पब्लिक का दबाव है, सरकार का दबाव है, सरकार कभी नाराज होती है तो ट्रांसफर कर देता है। तो एक कलेक्टर पब्लिक प्रेशर को बहुत झेल रहा है, वह तनाव में रहता है।
बहुत हमसे ज़्यादा तनाव में वो कलेक्टर साहब रहते हैं। खुल के वो करने आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बन जाए तो चपरासी तरफ से पीछे पीछे घूमना पड़ता है, सिक्योरिटी व्यवस्था देखनी पड़ती है। जब तक मुख्यमंत्री यहाँ जिला से नहीं चला जाता तो उनको चैन नहीं मिलता है। कुछ प्रकार की घटना घटी, कलेक्टर पर रिस्पॉन्सिबल हो। इस प्रेशर से बचने के लिए बहुत से लड़के विदेश सेवा पसंद करते हैं। वह किसी राजदूत बनकर जाते हैं दूतावास में तो हाईएस्ट कर्मचारी होता है, उसको वही सुविधा प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो आपके राष्ट्रपति को प्राप्त है। और कहीं कहीं तो राष्ट्रपति से ज़्यादा है, कहीं कहीं तो सुविधा राष्ट्रपति से ज़्यादा है। उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती है, उसके बाल बच्चे पर आपराधिक मामला नहीं चल सकता उस देश में। कोई का उसको गिरफ्तार आप नहीं कर सकते कानून रूप से, बिना उसके पीछे हुए दूतावास में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतनी उसको सुविधाएं हैं, इतनी वो बॉस है एकदम, बहुत से अधिकार उस देश में। वो अपने जीवन काल में 10-20 देश घूम लेता है। अच्छा, जीवन काल में 10-20 देश में भ्रमण कर लेता है। तो IFS से बढ़िया कौन सर्विस है? हिंदुस्तान की जो सबसे बढ़िया सर्विस है IFS, उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा संबंध है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पेपर पढ़ाई होता है इंटरनेशनल रिलेशन, MA इन इंटरनेशनल रिलेशन भी होता है। पॉलिटिकल साइंस का 2 पेपर है जो सेपरेट MA का विषय है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने वाला शिक्षक को नक्शा रखना चाहिए, नक्शा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ठीक से पढ़ाना चाहिए, लड़कों को इसका स्कोप बताना चाहिए। अब लड़का इसका स्कोप ही नहीं जान रहा है और वो पढ़ रहा है। एक पेपर है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक पॉलिटिकल साइंस में पेपर है भारतीय संविधान। यह IAS में भी ज़रूरत है। जब आप IAS कंप्लीट कीजिएगा, भारत के संविधान की जानकारी नहीं रहेगी कलेक्टर साहब को, तो उनसे बहुत सारी प्रशासनिक गलती हो सकता है। बहुत सारी प्रशासनिक गलती उनसे हो सकता है जो उनको परेशानी कर सकता है। इसलिए उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, कौन सा अधिकार कब प्रयोग होगा नहीं होगा, कौन सी दफ़ा कब लगेगी नहीं लगेगी, SP का भी जानकारी होना चाहिए। हायर अधिकारी जितने सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रहनी चाहिए। तो ऐसा कोई विषय बता दीजिए कि 3 विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल, IAS में शामिल है, 3 विषय शामिल है। लॉ, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, यही पेपर लॉ जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर कहा जाता है। यही पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर को ज्ञान को पकड़कर आप सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर का फीस सबसे ज़्यादा होता है। जेठमलानी लालू का वकालत करने के लिए आए थे, संवैधानिक लेयर है। हवाई जहाज का भाड़ा आने जा प्रतिदिन 3 लाख रुपया लेते थे लालू से, खाली लालू से पैरवी थी। तो अब ऐसे जाम संता 6 लाख लेते हैं एक दिन का, बॉस का 6 लाख रुपया संवैधानिक है। तो स्कोप तो है पॉलिटिकल साइंस का। टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल में टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप टीचर के रूप में खड़ा हो सकते हैं। देश के बड़े बड़े प्रशासनिक स्तर से लेकर के हर एक क्षेत्र में आर्ट्स में करियर है। साइंस के लड़के जब साइंस के पेपर से कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो आकर हिस्ट्री रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप साइंस के लड़का को जाकर देखिए, कितने साइंस के लड़के IAS बनने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर पढ़ रहा है। MSc करने के बाद वो साइंस क्या है, कल साइंस छोड़ दो, 1 महीने बाद सब भूल जाएगा। वो रेगुलेटरी खोजता है। आर्ट्स में इतना रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन आर्ट्स का महत्व को लोग नहीं समझ रहा है कि जितने भी IAS बन रहे हैं उसमें से अधिकांश लड़के आर्ट्स का पेपर लेकर बनते हैं। ठीक है सर, आपको इस कॉलेज में सेवा के दौरान कभी ऐसा कोई मौका आया हो जो आपके लिए बहुत यादगार हो? हाँ, 2-3 मौका हमको यादगार के रूप में रहेगा। मछागर में आग लगा था। मछागर में सर हम भी सुने थे अपने पूर्वजों से कि मछागर में बहुत भयंकर आग लगा, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। तो हम सोचे कि क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। तो कहेगा जो हमसे बने रसद लेकर हमको चलना चाहिए। तो हथुआ में ज्योतिषी जी हैं कि उनको हम कहे कि चलिए आप भी, हम 15-20 किलो 1-1 किलो का पैकेट बनवाया चूड़ा का, उसमें मीठा रखे। हम लेकर झोला में गए कि चलिए हम लोग की तरफ से इसको बांट दिया जाए। हम दोनों आदमी ने उसका वितरण कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग सुना कि CP सिंह अपने स्तर से आकर ऐसा किए हैं। हमने किसी को कहने के लिए नहीं गए, लेकिन लोग सुना कि CP बाबू ऐसे आकर कर दिया। लोग कल से तांता लग गया। और उसके बाद हम लड़कों से अपील किए कि अपने अपने घर से 5-5 किलो गेहूँ लाओ और पुराना कपड़ा लेकर आओ। यह रूम में कम से कम 10 मन 12 मन गेहूँ जुट गया। हम सब टीचर के साथ विद्यार्थी को लेके और गए उस गांव में, गेहूं बंटवाए, कपड़ा बंटवाए, तावा जो बर्तन उर्तन था से लेकर गए, जो पुराना बर्तन हम लोग का था लोग से आया सब लेकर गए और सबका वितरण किए। सर मदद करने वालों की कमी नहीं है, बस कमी है तो शुरुआत करने वालों की। अगर कि आपने ऐसा शुरुआत किया कि तांता लग गया। राकेश डॉक्टर को जाकर कहे कि आपके गाँव में आग लगी, आपको सेवा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से पहुँचा रहे हैं। वो भंडारा खुलवा दिए। राकेश के दरवाजे पर भंडारा खोला गया।
वहाँ पर बहुत लोग आकर खाना खाता था। तो यह काम जो हम किए, मैंने इसमें योगदान किया, उससे हमको बहुत अपार शांति मिली कि हम यहाँ के समाज के लोगों के काम में आए। दूसरी बात, एक दिन रात बाबरी मस्जिद तुम्हारा टूट गया था, समाज में तनाव बहुत था। 10 बजे रात में झाजी जो हैं बेंत लेकर चलते हैं लाइब्रेरियन, झाजी आए, ठक 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 करने लगे। हम खोले क्या बात है सर, सवेरे होते होते हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा, हम लोग को कैंपस छोड़ कर भागना चाहिए। काहे दंगा हो जाएगा? तो गाय के मांस काट कर अपना कॉलेज के गेट से लेकर और गोपाल मंदिर तक छिटाया हुआ है, वो जानबूझकर छिटाया हुआ गाय का। हाँ, अपने हाथों में झाजी आ गए। सर ये कब की बात है? 1991? वो 92 के बाबरी मस्जिद टूटा था, उसकी महीने के बाद। तो हम कहे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम बगल में कैलाश बाबू थे पहले टीचर, प्रोफेसर रहते थे फिजिक्स का, दोनों आदमी उनको उठाए, टॉर्च लिए और झाजी को लिए, कहे चलिए देखते हैं क्या बात है। गए तो चीक जो काटा उटा था बकरी गुड़ी का बकरा चाचा का, लेकर जा रहा उस समय छिटा गया होगा, ट्रक वाला चिप दिया था, कुछ दूर तक था। हम लोग टॉर्च लगा गए, महाराज जी खोसी बकरी के मांस से देखते हैं, खोइया तो याद सब दिखाई पड़ता है। ये गाय का मांस कहाँ से आया? कैसे झाजी सिद्ध कीजिए गाय का मांस है? ये आप कहे इस ढंग की बात बोलते हैं। हम लोग गोपाल मंदिर तक गए, उधर तो कहीं नहीं था। हम लोग देखिए ये सब बात मत बोलना चाहिए, दंगा भड़क जाएगा। ये खसी बकरी का मांस है जो रोड पर गया। हम लोग ने जहाँ तक हुआ उठा कर बीगे इधर गबरा गुबड़ी में, इन लोग को बहाना नहीं मिले। तो हम उस काम में हम लोग किए। तीसरा काम किए कि जब मंदिर टूट गया, मस्जिद टूट गया, तो बड़ी आक्रोश था समाज में। उम्मीद था कि कहीं मुस्लिम समाज बहुत दब गया, डरा हुआ था। मुस्लिम समाज यहाँ का बहुत डरा हुआ था। अब हम लोग बुद्धिजीवी लोग सोचे कि क्या करना चाहिए, एक जुलूस निकलना चाहिए, हिंदू मुस्लिमों को मिलाकर एक जुलूस निकलना चाहिए ताकि कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। तो हम इसमें हाई स्कूल की मदद लिए, श्री प्रताप हाई स्कूल का, हरिजन हाई स्कूल का, 3 हाई स्कूल है ना, उनके मास्टरों से जाकर बात की कि भाई सब लोग शिक्षक रहेंगे और हमारे विद्यार्थी रहेंगे, और हम लोग सामाजिक समरसता कायम करने के लिए नारा लगाएंगे। तो जुलूस, बहुत बड़ी जुलूस निकली, चारों तरफ हथुआ घूमते घामते गांधी सेवा आश्रम में गए। वहाँ पर मीटिंग हुई, हम लोग भाषण दिए कि हम लोग को शांति बनाए रखनी है, हम लोग को कहीं कुछ नहीं बोलना है, सामाजिक शांति बनी रहे। उसके 10 रोज के बाद वहाँ पर सेमिनार आयोजित किया गया। उसमें बहुत बड़े बड़े नेता, तुम्हारे सेक्रेटरी जो कॉलेज के थे प्रभुनाथ तिवारी को बुलाया गया, लोकल हैं, सेक्रेटरी कॉलेज के रहे, कॉलेज बनाए हैं, वो प्रभुनाथ तिवारी को बुलाया गया। ब्रजेंद्र बाबू पटना से आए, छात्र शिक्षक नेता थे। गोपेश्वर जी हिंदी के विद्यार्थी थे, हथुआ कॉलेज के विद्यार्थी थे, BN कॉलेज में प्राध्यापक थे, वो आए। 3-4 आदमी आया पटना से, और उनका भाषण हुआ, लोग जुटे, माहौल कायम किया गया, शांति का माहौल कायम किया गया। हाँ सर, यही करगिल युद्ध हुआ, उसमें विजय मिला, तो लड़के लोग यहाँ जुलूस निकाला, हम लोग निकाले जुलूस, और मुशर्रफ का फोटो बनाकर उसमें लड़का मुस्लिम का, लड़के का मुशर्रफ बने थे, ऐसा जुलूस निकाला गया। तो राजनीतिक जब जब घटना घटी तो हम लोग ने देश की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को बताया। सर ना सिर्फ अपने कॉलेज में बल्कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी बहुत अपने सराहनीय कार्य किया। हम समाज से जुड़े रहे हैं, और समाज के हर वर्ग के लोग, उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा वृद्ध लोग आते रहे हमारे यहाँ। कई तरह की सामाजिक समस्या थी, लड़की की शादी है, विवाह है, इसमें भी हम गए हैं। शादी है, विवाह, चलिए हमारे चलने से हो जाएगा, हम 10 बार चलेंगे, एक बार कौन कहे 10 बार चलेंगे। सामाजिक तनाव हो गया हमारे लड़का लड़की में, उसके बीच में भी हम गए हैं। सर ये सर मदद लोगों की इसलिए नहीं करते कि इनको कोई पॉलिटिकल ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए सर ऐसे लोग बहुत कम ही मिलेंगे आपको जो अंतिम समय तक प्रयास करते रहेंगे। अब एक तुमको ज्वलंत उदाहरण अभी दे रहे थे, रिसेंट हमको अभी 6 महीना पहले जनवरी महीना में, जो जनवरी बीता है, उसमें वाइस चांसलर ने हमको अथी बना दिया, केंद्राधीक्षक पार्ट 3 का। हम कहे कि हमारा रिटायरमेंट है, हम काहे बनेंगे, फिर इसका एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कहा कि ना, नहीं बनिएगा तो उनको दुख लगेगा। चूँकि हम नहीं रह रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को बाहर जाना था, मोस्ट सीनियर मोस्ट जानकर वाइस चांसलर हमको बना दिया। हमको कोई अनुभव नहीं था, हम परीक्षा विभाग से अलग, हम किराने वाला काम करने में हमको मन नहीं लगता है, लिखा पढ़ी वाला काम में। हमको पढ़ाने के लिए कहिएगा 4 घंटे के 5 घंटे हम ले लेंगे। तो प्रिंसिपल साहब सब लोग कहा कि कोऑपरेट करेंगे, हम लोग आप बन जाइए। तो हम बन गए। तो हम हाथ को करा किए। इसकी पहले परीक्षा होती थी ना, तो लोग नाश्ता पानी नहीं देता था शिक्षक को, कर्मचारी को। हुआ तो कभी 2 दिन पर एक कप चाय चला दिया, कहा उसके पैसे नहीं आता है। हमने कहा कि नहीं, शुरू से 2 सिंघारा 1 कप चाय फर्स्ट आवर में, 2 सिंघारा 1 कप चाय सेकेंड आवर, और बीच बीच में दूसरे दिन फिर मिठाई, एक दिन सिंघारा, एक दिन 2 रसगुल्ला, 2 बिस्कुट, चाय हम देना शुरू किया। कहीं घट नहीं होगा तो हमारा 500 लगा देंगे,
देखते हैं 1,04,000 रुपया है, 1,04,000 का बिल आया है यूनिवर्सिटी से परीक्षा कंडक्ट करा, उसको होता है कि बिल को फिर सबमिट करना पड़ता है। तो 1,04,000 हुआ, तो हम कहेंगे ठीक है देखते हैं ना क्या होता है, हम लोग का पेमेंट बाद में लेंगे, हम अपना पेमेंट छोड़ देते हैं, 5-6 हज़ार रुपया तो हमारा इसमें बच जाएगा। तो हम देखेंगे, नाश्ता पानी सब कराते रहे तो हमको 25,000 रुपया लगभग बचा सब कराने के बाद। हम कहे कि पैसा को मैं यूनिवर्सिटी में लौटा दूंगा, इस पैसा को 25,000 को हम लौटा देंगे। अब प्रिंसिपल को मन नहीं था कि हम लोग आज तक लौटाए नहीं हैं, ये लौटाएंगे तो यूनिवर्सिटी क्या सोचेगी। वो लोग देते भी नहीं थे। हाँ, और पैसा रिटर्न हाँ, नाश्ता भी नहीं। और पैसा में ये लोग 25,000 और मांगते थे ऊपर से कि हमको इतना, मांगते भी थे विश्वविद्यालय से कि हमको इतना पैसा दीजिए। तो फिर हिसाब हम किए दोबारे, तो वह पैसा राशि आज हमको हिसाब जोड़ने में गलत हो गया था। एक प्रोफेसर साहब जुड़वाए तो कहा कि 17,000 रुपया निकलता है, हमें 17,000 रुपया देंगे हम। तो हमको लोग भयभीत करने लगा कि अरे देने जाइएगा तो बहुत फेर में पड़ जाइएगा। वो इंक्वायरी करेगा कि किस मद में कितना खर्च आप नहीं किए, कंजूसी किए, आपने पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं लगाए, इंक्वायरी बैठ जाएगी। लौटाने से अच्छा है खर्च करके दिखा दीजिए कि खर्च किए हैं, वाउचर बिल गलत बना दीजिए। हम गलत तो हम नहीं बना रहे हैं, चाहे सत्य के लिए हमको कितना संघर्ष करना पड़े यूनिवर्सिटी में, हम भाई चोरी कर रहे हैं, हम तो बचत राशि को लौटाने आए हैं। हम बताओ कि पढ़े लिखे हम लोग हैं, कि ढंग से दे चलेगा। हम सरकार के खिलाफ खूब बोले, भ्रष्टाचार पर हम खूब बोले, हमको जब मिले मौका तो हम अपने खुद भ्रष्टाचारी हो जाए। तो दोहरा चरित्र देश के विकास के लिए बाधक है कि नहीं है? आप मंच पर जो बोल रहे हो वही व्यवहार में बोलो। सर कहीं ना कहीं यही कारण है कि पेरेंट्स का बच्चों जो टीचर से और बच्चों का भी टीचर से विश्वास जो उठता जा रहा है, वो पढ़ाते कुछ और है, खुद फॉलो कुछ और करते हैं। जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरे करते हैं। हम शराब पीते हैं और लड़का को कहने जाएंगे कि शराब बुरी चीज़ है तो मानेगा नहीं, कोई असर नहीं होगा मेरे बात का। कहे असर तो खुद ही पीते हैं, छिपेगा। तो शिक्षक को चरित्रवान शिक्षक ही चरित्रवान विद्यार्थी बना सकता है। चरित्रहीन शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिकता का उभार नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षक को तो नैतिकवान होना चाहिए। जो तुम कह रहे हो, जो विद्यार्थी से आशा करते हो कि विद्यार्थी मेरा चरित्रवान हो, निष्पक्ष हो, सहृदय हो, तो तुमको तो बनना पड़ेगा। सर आपने अपना रिटायरमेंट समय तक, आखिरी दिन तक आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, वीडियो जारी किए, बच्चों को पढ़ाया। हालांकि बहुत ऐसा लोग होता है जो 2-4 दिन रहता है तो कहता है छोड़िए। हाँ, इस बार घर गए हैं तो 2 हम जारी किए हैं। हमको था कि आखिरी दिन तक हम लास्ट क्लास लें। तो सर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम लोग से बात करने के लिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वलन समस्या पर तुम लोगों ने चिंतन मनन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इस तरह की समस्या को उठाते रहिए, वीडियो बनाते रहिए। जी सर। अगले बार हम लोग मिटे तो निजीकरण और सार्वजनिकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर, बिल्कुल। सरकार बहुत तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ रही है, इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा, जी जी, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जी सर, ठीक है। तो जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो आज के लिए बस उनके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।